नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, कश्मीर से लेकर दिल्ली में अल-फलाह यूनिवर्सिटी सब जगह इस वक़्त छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। 25 ठिकाने हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जहाँ पर ईडी के छापे चल रहे हैं। तो जिस तरीके से ये मामला धीरे-धीरे करके खुल रहा है सर, तो ऐसा तो लग रहा है कि इंटरनेशनल फंडिंग भी है इसमें और बहुत अलग तरीके से रेडिकलाइज़ किया गया लोगों को, डॉक्टरों को। अंजू जी, ऐसा है कि मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है देश के खिलाफ और इसमें इंटरस्टेट रैमिफिकेशंस हैं। सिर्फ इंटरस्टेट नहीं है, इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस हैं। आप देखिए नॉर्दर्न इंडिया की ऑलरेडी कितनी स्टेट, जम्मू कश्मीर, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, कितनी स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई हैं और अभी और क्या क्या होगा मुझे नहीं मालूम। पता नहीं इस तरह के कितने और टेरर मॉड्यूल भारत में पनप रहे हैं जिनका हमें नॉलेज भी नहीं है। अभी आपने हाल ही में देखा गुजरात में एक टेरर मॉड्यूल आईसिस से लिंक्ड मिला, जो वो भी एमबीबीएस डॉक्टर है, चाइना से एमबीबीएस किया और किस तरह से वो जहर, राइसिन कोई जहर है जो वो देना चाहता था, सभी कैस्टर उससे सीड से निकलता है। वो ये सिखलाई करके वो एमबीबीएस पढ़ने गया था चाइना या ये सीख के आया था कि किस तरह से प्रसाद में जहर पर और लाखों लोगों को मारना है। इसी तरह आपने देखा पूना में एक टेरर मॉड्यूल निकलता है। इस तरह के पता नहीं और कितने, मैं ये बात कर रहा हूँ। इंटरनेशनल रैमिफिकेशन ये है कि इस मुझे तो कोई डाउट नहीं है पहले दिन से कि ये सारा आईएसआई करवा रही है, ये उन्हीं की डायरेक्शन। हालांकि अलकायदा सॉरी जैश ए मोहम्मद का शुरुआत तो आपने जानते ही हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं, एक पोस्टर से शुरुआत हुई जो जैश ए मोहम्मद के पोस्टर वहाँ नौगाम पुलिस स्टेशन के इलाके में लगा रहे थे और उसी से एक प्रोफेशनल पुलिसिंग का एक आपने झलक देखी किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस एक्चुअली बड़ी गुड़ी हुई पुलिस है, क्योंकि पिछले 35 साल से टेररिज्म से लड़ाई करे। वरना पोस्टर लगाना एक बहुत आम सी बात है, उसमें कोई हो सकता पुलिस अफसर निगलेक्ट भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने इसको परस्यू किया और अल्टीमेटली आप देखिए इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल जो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था वो निकला और कितनी रिकवरी हुई। 2900 किलो आप ये अमोनिया नाइट्रेट मिलता है, हथियार मिलते हैं, डॉक्टर पढ़े लिखे काबू में आते हैं और ये पूरे देश को हिला दिया। और उसमें आपने दिल्ली का बम ब्लास्ट तो देखा ही। और इंटरनेशनल रैमिफिकेशन इसलिए मैं बोल रहा था कि जैसे मैंने कहा कि मुझे तो कोई डाउट नहीं था, इस सारा आईएसआई के कहने पे हो रहा है, क्योंकि अलकायदा उन्हीं की क्रिएशन, सॉरी जैश ए मोहम्मद उन्हीं की क्रिएशन है। चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे हाफिज सईद की वो तंजीम हो, ये सारे लश्कर है, ये सारे उन्हीं के क्रिएशंस हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई को जब तक हिट नहीं करोगे, इनको हिट करने से कोई मतलब, वो और ऑर्गेनाइजेशन ऐसी पैदा कर देंगे। तो उनका अबू उकासा का नाम आया है, जो उनका हैंडलर है, जो ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज करवा रहा था। और इसके साथ किस तरह टर्की का नाम आया और एक डॉक्टर मुजफ्फर है कश्मीर का फेमस फिजिशियन, जो फेमस क्या कहूँगा, बहुत नाम था उसका, फिजिशियन था वो भी तालिबानी माइंड रखता था और अफगानिस्तान में सेटल है। उसका भाई अदील या इसमें इन्वॉल्व है, तो लगता है वो भी एक बहुत बड़ा की फिगर इसमें जिसको आईएसआई यूज कर रही थी। तो इस तरह के आप लखनऊ की वो लेडी डॉक्टर आप जानते हैं निकली है। अब ये सारा इसका केंद्र बन गया आपकी यूनिवर्सिटी, अल फलाह यूनिवर्सिटी। तो पहले उसकी बात करते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी नहीं है वो, मुझे लगता टेरर फैक्ट्री है वो। कैसी यूनिवर्सिटी है वो इस तरह की। मैं पहले सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं, इतना कुछ अगर चल रहा हो तो आप किस बात की यूनिवर्सिटी को आपको पता ही नहीं? ऐसा हो सकता है मेरे घर में इतना कुछ हो रहा हो और मुझे पता ना हो, फिर आप किस बात के वहां एडमिनिस्ट्रेटर हो? तो और कितनी स्टार्टलिंग फैक्ट्स आ रहे हैं। बहुत अच्छा किया भारत सरकार ने, जो ईडी के छापे हो रहे हैं ये जरूरी थे, क्योंकि आपके देश के खिलाफ और आपके बैकयार्ड में दिल्ली जो आपकी राजधानी है उसके कुछ किलोमीटर पर ये
अल्फला यूनिवर्सिटी की आप सैंक्शन देते हो, इसको 72 एकड़ जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको और मुझे तो कभी नहीं मिली, फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड, और आप इसको बनाने देते हो, और इसका आप जो ओनर है उसका आप किरदार देखिए। तो 3 साढ़े 3 साल वो कन्विक्ट जेल काट के, सजा काट के आया, और कन्विक्ट। आप मुझे यहाँ भारत में चपरासी की नौकरी होती है ना, मुझे अगर 4th क्लास एम्प्लॉय बनना तो पुलिस वेरिफिकेशन होती है नहीं, आपको जॉब मिलता है बिना बिना पुलिस वेरिफिकेशन के, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का आप अप्रूवल देते हो बिना उसकी वेरिफिकेशन। कौन देता है ये उनकी अकाउंटेबिलिटी देश के सामने नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने जमीनें अलाट की, जिन्होंने इसको यूनिवर्सिटी का अप्रूवल दिया। अच्छा, आज यूजीसी ने इसके खिलाफ एफआईआर 2 दिन से चल रही है, दिल्ली पुलिस अब वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, अब ईडी और एनआईए भी देखेगी। तो मैं ये पूछता हूं कि यूजीसी की परमिशन के बगैर कैसे चल रही थी यूनिवर्सिटी? आप मुझे बताइए ना, मैं यहां एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल नहीं चला सकता बिना परमिशन के, एक यूनिवर्सिटी चल रही है, उसकी डिग्रियां कैसे रिकॉग्नाइज हैं? अच्छा, आप नैक की एक्रेडिशन नहीं है, आप बिना नैक की एक्रेडिशन के साथ कैसे यूनिवर्सिटी चला रहे? आप मुझे बताइए, कितने सालों से नैक की एक्रेडिशन नहीं है? मैं कहीं देख रहा था इसकी एक्रेडिशन नहीं है। अच्छा, इंडियन मेडिकल काउंसिल का अप्रूवल नहीं है, आप एमबीबीएस, अब आज ये एफआईआर लग रही है। मैं इन एजेंसियों से पूछता हूं, ये क्या कर रहे थे पहले? सॉरी, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ क्रिटिसिज्म, लेकिन क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव करना चाहिए। ये कहां थे आज तक? मैं ये इनसे पूछना, द नेशन मस्ट आस्क देम कि आप सोए हुए थे, आपको पता नहीं अल्फला यूनिवर्सिटी चल रही है बिना आपके अप्रूवल के? अच्छा, मुझे याद है हमने यहाँ जम्मू मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज स्टार्ट करने थे, तो हमें इंडियन मेडिकल काउंसिल का अप्रूवल नहीं आ रहा था। वी कुड नॉट रन द पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स फॉर मेनी इयर्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। तो आप अल्फला यूनिवर्सिटी में बिना इंडियन मेडिकल काउंसिल के अप्रूवल कैसे चला रहे थे? तो ये धांधलबाजी है। वहां कमरे में बैठ के प्लानिंग हो रही है, अब वो दिखाता है मीडिया कि इस कमरा नंबर ये, तो यहाँ, और ये यूनिवर्सिटी के वार्डन थे, हॉस्टल के वार्डन थे, यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो क्या कर रहे थे? और इस तरह ये जो उमर है, डॉक्टर उमर, वो लड़के बच्चे कहते हैं जो इसके स्टूडेंट थे कि तालिबानी माइंड रखता था, लड़के लड़कियों को साथ नहीं बैठने देता था। मतलब आप बताइए, डॉक्टरी प्रोफेशन में लड़के लड़कियों को इलादा करने का मतलब, कोई 5वीं क्लास के बच्चे हैं क्या? मतलब डॉक्टर के सामने तो कौन लड़की था कौन लड़का, सब कुछ तो हम सामने डॉक्टर को नेक्स्ट टू गॉड माना जाता है, उसके सामने हम कौन सा वो करते हैं? अब आप तो ओपन कर देते ना हर चीज डॉक्टर के सामने, तो आप वहां इस तरह की माइंड सेट रखते हो, तो आपको ऐसे बंदे। अच्छा, एक वो कोई डॉक्टर है जिसको हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने डिसमिस किया फॉर टेरर एक्टिविटीज, उसको नौकरी दे दी। आप कैसे, मैं ये पूछता हूं यूनिवर्सिटी से, आप एक आदमी को टेररिज्म पर डिसमिस किया गया इन्वॉल्वमेंट के लिए, आप उसको दोबारा लगा देते हो नौकरी में? कैसे? असिस्टेंट प्रोफेसर या जो भी एसोसिएट जो भी बनाया आपने, भाई उसका रिकॉर्ड आपको पता नहीं है कि जेएंडके गवर्नमेंट ने उसको डिसमिस किया? तो अल्फला यूनिवर्सिटी की जितनी बातें करूं उतनी कम है। ये तो मैं कहता हूं इसको बुलडोजर भेज के डिमोलिश कर देना चाहिए। ब्लडी नॉनसेंस क्या चल रहा है? और दिल्ली के बैकयार्ड में टेरर फैक्ट्री तो आपने खुद ही चलाई, और हुड्डा साहब थे जब ये इसको जमीन अलाट हुई है, उसके बाद खट्टर साहब थे, तो सभी अकाउंटेबल होने चाहिए ना, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। इन्होंने किस तरह से ये सारा कुछ किया, कोई पूछने वाला होना चाहिए इनको कि नहीं? क्या देश के लोग नहीं मांगेंगे जवाब इनसे? तो ये मेरा वो है कि दिस इज, इस देश में आप इस तरह की हरकतें करते रहोगे और देशवासी आपसे पूछेंगे नहीं, ये मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में बर्दाश्त करेगा कोई। एवरीवन शुड बी अकाउंटेबल, चाहे यूजीसी हो, इंडियन मेडिकल काउंसिल हो या नैक हो। उन्होंने क्या रिपोर्ट भेजी गवर्नमेंट को कि ये यूनिवर्सिटी नहीं हमारे नॉर्म्स फॉलो कर रही, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए? किया किसी ने? आज चलो
इन्वेस्टिगेशन आएगा सारा कुछ, ईडी भी कर रही है छापेमारी, और सब इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, पहले मैं ये पूछता हूँ। इसको पैसा कहाँ से आ रहा था इस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए? क्या बाहर से फंडिंग आ रही है? वो भी देखना है एस्पेक्ट। एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए, इनके अकाउंट्स फरोलने चाहिए कि कौन कहाँ कहाँ से। और इनके ये जो डॉक्टर विजिट करते थे टर्की, जहाँ मीटिंग करवाता था, वो किससे अप्रूवल लेके गए थे ये डॉक्टर्स? ये किसने सैंक्शन किया था इनका वहाँ टूर? जो आईएसआई हैंडलर इनको टर्की में रेडिकलाइज कर रहा था। तो ये सारा, मुझे लगता है ये सारा बहुत बड़ा नेक्सस है, देश के खिलाफ साजिश है। इसकी तह तक जाना चाहिए, इसके सारे एस्पेक्ट, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको नेम एंड शेम करना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी कुछ पॉलिटिशियन रोते रहते हैं, वो कश्मीर में भी, मैं नाम क्या लूं, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, कि इनोसेंट को, वो कौन सा इनोसेंट भाई? अगर मेरा बेटा टेररिस्ट बनता है तो इंटेलिजेंस एजेंसीज और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आएंगी मेरे घर में, मुझे पूछताछ करेंगी कि मैं अपने बेटे के साथ टच में था कि नहीं था, मेरे मोबाइल पे उसकी कितनी कॉल्स आई हैं, मेरा डीएनए उससे मैच करेंगे वो, और मेरा अकाउंट, मैंने कोई पैसे दिए हैं बेटे को टेररिज्म चलाने के लिए, या मेरी नॉलेज में था कि वो क्या कर रहा है। तो ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है पूरी दुनिया में, तो आप जरा चिल्लाना बंद करिए कश्मीर में कि हमें टारगेट किया जाए। किसी को कोई टारगेट नहीं किया जाए, और पर्टिकुलरली कश्मीर के लीडर बोलते हैं कश्मीरी कश्मीरी हमें वो किया जा रहा है। तो लखनऊ की लड़की नहीं इन्वॉल्व है? हाँ, वो डॉक्टर कौन सी शाहीन। है ना? अच्छा, अभी एक हरियाणा की लड़की को अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में पकड़ा, बाद में छोड़ दिया उसको, प्रियंका को। तो उस जो भी इन्वॉल्व होगा, यहाँ इस देश में कानून है, कोई भी वायलेट करेगा, वो चाहे कश्मीरी होगा, लखनऊ का होगा, हरियाणा का, ही हैज टू बी आंसरेबल टू लॉ। जी सर, ये जो अल्फला यूनिवर्सिटी में ईडी की कार्रवाई चल रही है, आप सोचो उसमें 9-10 ऐसी कंपनियां मिली हैं जो शेल कंपनियां हैं, और उनका कहीं कोई लेखा जोखा ही नहीं, हिसाब किताब ही नहीं है। और अल्फला यूनिवर्सिटी का एचआर डिपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है, कहीं फंड आया है, पैसा गया है, कहीं कोई लेखा जोखा ही नहीं है। इसका मतलब तो साफ है कि वो जो बात आ रही थी कि कतर और दोहा से फंडिंग हो रही थी, वो बात साफ है। बिल्कुल, मैं पहले ही वही कह रहा हूं कि फंडिंग का पूरा फरोलना चाहिए। ये देश के खिलाफ साजिश चल रही है, चाहे कतर से पैसा आ रहा है, चाहे कहां से आ रहा है, इन सब को दबोचना चाहिए, इनकी एक एक पैसे का हिसाब लेना चाहिए। ये जो शेल कंपनियां बड़ी चल रही हैं, ये कौन चला रहा है, और इसका हिसाब किताब पूरा होना चाहिए। और इनको मैं कहता हूं, इनको 20-30 साल जेल के अंदर होना चाहिए। इन्होंने एक टेरर फैक्ट्री चलाई, और वो भी दिल्ली में। आई एम नॉट सरप्राइज कि एक बम फटा है। अगर इस तरह की टेरर फैक्ट्री आप दिल्ली के बैकयार्ड में चलाओगे, यहां 50 बम फटने चाहिए थे, अभी फटेंगे। अगर ये हमारी इंटेलिजेंस, जेएंडके पुलिस को शाबाशी नहीं देनी चाहिए जिन्होंने इसका सारा भांडा फोड़ा? बिल्कुल। कितनी मुझे लगता है देश को एहसानमंद होना चाहिए जेएनके पुलिस के लोगों ने। आज तक हमारे 1700 लोग मर चुके हैं देश के लिए, 1700, जिसमें हजारों की तादाद में जख्मी हुए हैं, और 7 डीजीपी के रैंक हैं, मैं भी हूं उसमें, ये देखिए। और मेरे 6 और डीजीपी कुलीग्स हैं। यहां गोली लगी, यहां ग्रेनेड का स्प्लिंटर लगा, यहां गोली लगी। तो इस मेरे बाकी सीनियर कुलीग हैं जिन्होंने गोलियां खाई, और जिन्होंने ये सारा फेस किया, जख्मी हुए। कहीं सुना आपने डीजीपी रैंक का आदमी जख्मी हुआ? जेएनके में पिछले 35 साल से जो जंग चल रही है, एक एक सिपाही लड़ रहा है, और किस तरह से वो अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। तो देश को ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पोस्टर लगाना एक बड़ी आम सी बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पुलिस वालों ने सोचा कि ये पोस्टर जो लगा रहा है जैश के, आखिर है कौन? और तभी तो डॉक्टर आदिल तक पहुंचे जो सहारनपुर में था। आप सोचिए कि अगर वो पोस्टर को आम समझ लेते कि ठीक है लगा रहा है जैश का, कोई बात नहीं, अगर वो उस मुद्दे को खंगालते नहीं, तो इतनी बड़ी साजिश का तो कभी पता ही नहीं चलता। और अब सर आप ये देखिए कि 68 फोन्स थे जो जिस दिन धमाका हुआ लाल किले पर, वो एक्टिव थे, और उन फोन्स का डाटा खंगालने पर जांच एजेंसी को पता चला है कि उनमें पाकिस्तान और तुर्की से लगातार फोन आ रहे थे। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर उमर जो सुसाइड बॉम्बर बताया जा रहा है, वो अकेला नहीं था उस इलाके में।
मतलब है उसके साथ बाकी लोग भी थे, और वो ये सारे तुर्की और पाकिस्तान के जो फोन नंबर आ रहे हैं, मैं कह रहा था ना, अगर इनके सेल फोन अभी ना भी मिले तब भी हमारी एजेंसी हैं, मैं नाम लेना, चलो लेकिन एक का नाम ले, NTRO है, इस तरह की एजेंसियां हैं जो ये सारा डाटा निकाल सकती हैं, कौन क्या बात कर रहा है, किस टावर से बात कर रहा था, कैसे किससे कांटेक्ट में था, वो सारे डिटेल्स आई जो आप बता रही हैं, वो डिटेलें सारी निकाल ली जाएगी, और इन्वेस्टिगेशन में वो मदद करेंगी कि कौन किस नंबर से कहाँ बात कर रहा था, किससे बात कर रहा था। तो ये जब टर्की का एंगल और इधर का जो एंगल आ रहा है पाकिस्तान का, तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, बेसिकली आसिम मुनीर का वो जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, राष्ट्रपति USA के, उन्होंने उसका दिमाग और खराब कर दिया। आसिम मुनीर एक तो बन गया फील्ड मार्शल, अब तो बेसिकली वो पाकिस्तान में सारा कुछ तो वही कंट्रोल करता है। अब आपने देखा 27th अमेंडमेंट में उसको इम्यूनिटी दे दी, और वो जो करे, किसी का कत्ल भी करे तो उसको कुछ नहीं पूछेगा। तो दैट शोज ना कि वो मतलब 1000 कत्ल भी करेगा तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो कि वो बेसिकली मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है पाकिस्तान का, डेमोक्रेसी तो फसाड है। अब उसने देखा कि अमेरिका का राष्ट्रपति मुझे लंच देता है, लंच पे बुलाता है, चाइना मेरे पीछे है, दोनों सुपर पावर मेरी बैक में है, दिस इज द टाइम आई कैन फिंगर इंडिया, दिस इज द टाइम मैं भारत को सबक सिखा सकता हूं। और है तो रेडिकल माइंड, आपको पता है, आपने उसकी स्पीचेस सुनी है। तो वो सोच रहा था कि ये मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद के थ्रू, ISI को कहा होगा, जैश ए मोहम्मद के थ्रू ये रेडिकल एक मॉड्यूल बनाया जाए, जो डॉक्टर्स का मॉड्यूल, एक नया मॉड्यूल, लेकिन इसमें रिसोर्सेज भारत के इस्तेमाल करने हैं, मैन पावर रिसोर्सेज भी, डॉक्टर सारे भारत के हैं, जो भी हैं तो इधर के ही ना, हमारे ही लोग हैं, और मटेरियल भी भारत का इस्तेमाल किया, जो भी सामान है। तो इस तरह क्या होता था, जैसे मुंबई अटैक था तो पाकिस्तानी टेररिस्ट आए, पाकिस्तान के हथियार आए तो ट्रैक डाउन हो जाता था पाकिस्तान। इधर वो अपने आप को बचाना चाहता था, क्योंकि उसको पता है कि मोदी जी ने डिक्लेयर किया है एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। वो आप जैसे ही ट्रेस करोगे कि उन्होंने अटैक किया, बम ब्लास्ट किया, ये किया या टेरर अटैक किया, तो वो ये सारा ट्रेस होगा पाकिस्तान पे, तो इंडिया उसकी फिर धुलाई करेगा। वो उससे बचना चाहता था। और इसमें आपने नया एंगल कल परसों देखा है, NIA ने कहा इंटेरोगेट करके, एक कश्मीरी है, उसका नाम अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, अभी कल ही अरेस्ट किया, वो टेक्निकल आदमी है और वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी बता रहा था, इसको उम्र को ड्रोन के बारे में बता रहा था कि ड्रोन को मॉडिफाई करके मिसाइल बनाना है, और वो इस्तेमाल जिस दिन एनिवर्सरी है इसकी 6 दिसंबर को बाबरी ढांचे के गिराए जाने की, उस दिन 6 जगह पे ये अटैक करना है। उसमें बहुत सारी VIP इंस्टॉलेशंस हैं, वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, VIP लोग हैं, आप जानते हैं, मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि वो लीक होती चीजें। तो इस तरह के लोगों को टारगेट करना, तो मतलब पूरे कंट्री में हाहाकार मचानी थी। तो आप देखिए कितनी बड़ी साजिश है कंट्री के खिलाफ। तो लेकिन पाकिस्तान चाहता था कि उसको ट्रैक, अच्छा ये चैनल कौन सी यूज कर रहे हैं, ये क्या नाम उसका, जिसको मॉनिटर करना मुश्किल होता है, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम, सारी कम्युनिकेशन उस पर हो रही। तो ये सारा साजिश है बड़ी गहरी। तो इसको फिर भारत, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया कि हम इस साजिश के पीछे जो होगा उसको बख्शेंगे नहीं, और वो पाकिस्तान को पसीना आना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि भारत ठोकेगा फिर, और ठोकेगा भी, और पाकिस्तान को इसकी भुगतान करना है, वो करना पड़ेगा उसको। वंस वी फुली एस्टैब्लिश, हमारे पास जो ट्रैक हम कर सकती हैं, जैसे अब ये एंगल सारे निकल रहे हैं टर्की, तो जैसे ही ये एस्टैब्लिश होगा फिर पाकिस्तान विल हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। जी
सर, एक दानिश जिसको आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जो कश्मीर से कल गिरफ्तार हुआ है, वो भी तो इसी तरह का था ना, जो ड्रोन के बारे में टेक्निक समझा रहा था और जो हमास की तरह आतंकवादी हमले करना चाहता था उमर के साथ मिलकर। और फिर उमर का वो जो वीडियो आया था जिसमें वो जस्टिफाई कर रहा है कि क्या होते हैं सुसाइड बॉम्बर, तो आप सोचिए किस तरह से रेडिकलाइज किया गया इन डॉक्टरों को। यस, बिल्कुल। यासिर यासिर था ये टेक्निकल आदमी, और ये जो आप बता रहे हैं इसका, दानिश। ये दानिश, ये इन्होंने ये सारा नेटवर्क जो है ये एक पूरा प्लानिंग के साथ किया गया। मैं इसीलिए पहले दिन से कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि वो कह रहे ना लास्ट मिनट में ये इसने सोचा ब्लास्ट कर दिया। ये बेसिकली वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन ये पूरी तरह से पाकिस्तान से प्लान करके हुई है, और इन्होंने काफी महीनों से इसको रिहर्स किया है। और ऐसे नहीं है ओवरनाइट, डॉक्टरों को प्लेस किया गया, डॉक्टरों को बारी बारी जगहों पे इनको बारी बारी लूप में लिया गया, और इस सारा पूरा ये बनाया गया। और आप इसका वीडियो सुनिए डॉक्टर उमर का, कितना रेडिकलाइज्ड, बुल एकदम कुंद माइंड बनाया हुआ है टोटल, कि मुझे इसके खिलाफ लोग बहुत बोलते हैं जो सुसाइड बॉम्बिंग है, लेकिन सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो जन्नत जाने का तरीका है, और ये है वो। आप सुनिए इसका वीडियो, कितना रेडिकलाइज्ड है। और ये लगता ही नहीं है डॉक्टर, डॉक्टर एक साइंटिस्ट होता है, एक रैशनल माइंड होता है, तो फायदे और नुकसान देखता है, प्लस एंड माइनस देखता है, दोनों पहलू देखता है जिंदगी के, और वो बस उसने है कि मुझे जन्नत जाना है, इस्लाम के लिए कुर्बान होना है। तो इस तरह की भारत जैसा देश जो है, जो सराउंडेड है ऐसे नेबर से, जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश है, इतना रेडिकलाइज्ड हो रहा है, हमें तो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और अंजू जी, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, आप देखिए बहुत सारे कंट्रीज हैं, सिंगापुर, दुबई, यूएई, और इवन सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे कंट्रीज जो हैं वो रिलीजियस लीडर्स को इस्तेमाल करते हैं, रिलीजियस लीडर सरकार की मदद करते हैं इस तरह का नैरेटिव बनाने में कि जो इसको काउंटर करे, क्योंकि वो इस्लाम को मिस यूज कर रहे हैं, इस्लाम को यूज करके रेडिकलाइज कर रहे हैं ना, इस्लाम धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो इसको काउंटर करते हैं। एक सोशल मीडिया में नैरेटिव बनाया जाता है जो इसको काउंटर करता है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और ये तो डॉक्टरों का मॉड्यूल है जो पढ़े लिखे, समझदार, रैशनल माइंड वाले हैं, वेरएस आप देखिए ये ऑनलाइन सिस्टम है, ऑफलाइन भी आप हर साल आपके हजारों मदरसे चलते हैं पूरे भारत में, हजारों, और उसमें लाखों करोड़ों बच्चे निकलते हैं जिनको क्या सिखाया जाता है? देश से नफरत, देशवासियों से नफरत, काफिर, उनको मारना। क्या ये हमारी संस्कृति, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करता है? क्या वो उसे यल करता है? कोई देखता है इस चीज को? बहुत हो गया सॉफ्ट, आप वक्त आ गया है इसको मेन स्ट्रीमिंग करना चाहिए मदरसास को, उनको बोर्ड के इंस्पेक्शंस के क्या सिलेबस है, और कम्युनिटी लीडर्स जो है वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ मिल के देखना चाहिए कि क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, क्या हमारे देश के खिलाफ जा रहा है, क्या सुसाइड बॉम्बिंग हमारे देश के हित में है? कल आपका बच्चा भी सुसाइड बॉम्बर बनेगा, क्या वो पढ़ना चाहिए इस तरह की जिहाद के बारे में? उसके बारे में क्या हो रहा है? क्या हमें कदम नहीं उठाने चाहिए? आप देखिए आज ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो है वो यूरोप, अमेरिका, हर जगह एक प्रॉब्लम बनी हुई है। बहुत सारे कंट्रीज हैं जैसे डच है, पोलैंड है, हंगरी है, इवन जर्मनी, फ्रांस, वो टर्की जो मेलोनी का कंट्री, सॉरी इटली, मेलोनी का कंट्री, दे आर ऑल टेकिंग स्टेप्स टू काउंटर रेडिकलाइजेशन। हम क्या कर रहे हैं? हमें नहीं कदम उठाने चाहिए? हमें उनसे नहीं सीखना चाहिए? हमें
काउंटर रेडिकलाइजेशन मेजर्स उठानी चाहिए। यहाँ बुर्के पे लड़ाइयां हो रही हैं, तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि हमको बहुत शुरुआत से काउंटर ये जो रेडिकलाइजेशन है इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा, क्योंकि मदरसों में पढ़ने वाले वही तो अल फला यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं। अब सोचिए कि मदरसों में क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है, वो भी तो रेडिकलाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पर गौर करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल अल फला यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो ऐसी होनी चाहिए कि बाकियों के लिए नजीर बने, क्योंकि अल फला यूनिवर्सिटी के कई इंस्टीट्यूट इस देश में अभी भी चल रहे हैं, उन पर भी नकेल कसने की जरूरत है। सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।